1965 की। उस समय मोसाद के चीफ मीर एमिड और इजराइल एयरफोर्स के चीफ एजर विजमैन दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हफ्ते में 2-3 बार साथ बैठकर नाश्ता भी किया करते थे। एक दिन बातों ही बातों में मीर एमिड ने एयरफोर्स चीफ एजरविस से कहा, पूरी दुनिया मुझसे कुछ न कुछ मांगती है, पर तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते। तुम भी कुछ मांगो मुझसे। इस पर एजरवीज ने कहा, मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे लाकर नहीं दे सकते। यह बात मीर एमिड को थोड़ी बुरी लगी, लेकिन उन्होंने कहा, एक बार मांग कर तो देखो, क्या पता तुम्हें लाकर ही दे दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद विजमैन ने कहा, आई वॉन्ट ए मिग-21। मुझे एक मिग-21 प्लेन चाहिए। यह बात सुनकर मीर एमिड को एकदम से झटका लगा। मीर एमिड ने कहा, तुम पागल हो गए हो। वेस्टर्न ब्लॉक के किसी भी कंट्री के पास नहीं है, तो मैं तुम्हें एक कहाँ से ला कर दूं। यह इम्पॉसिबल काम है। इस पर विजमैन ने कहा, इसलिए तो मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा था कि मुझे क्या चाहिए। खैर, यह बात यही खत्म हो गई, लेकिन इस बात को मीर एमिड कभी भूले नहीं। दोस्तों, मिग-21 उस समय का हाईली सोफिस्टिक जेट फाइटर था, जो अपने सटीक निशाने और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके साथ साथ यह प्लेन पूरे वेस्टर्न ब्लॉक, अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल के लिए एक रहस्य था। इन्होंने आज तक इस प्लेन को देखा नहीं था, कभी इंस्पेक्ट नहीं किया था। रशिया ने इस मिग-21 को काफी सारे अरब देशों को बेच रखा था, जो कि इसराइल के लिए जानी दुश्मन माने जाते थे। इसलिए इजराइल एयरफोर्स के चीफ को ये बात अच्छे से पता थी कि कल को अगर अरब देशों के साथ युद्ध की स्थिति बनी या फिर युद्ध हुआ, तो यह युद्ध इजराइल पर भारी पड़ सकता है। इसलिए वे चाहते थे कि किसी तरीके से उनके पास मिग-21 आ जाए, जिससे कि वो उनको स्टडी कर सके, मिग-21 से लड़ाई करने की तैयारियां कर सके। मीर एमिड विजमैन की मांग को एक चैलेंज की तरह लिया और इसका जिम्मा सौंपा मोसाद के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले ऑपरेशन ऑफिसर वर्डी को। ऑपरेशन ऑफिसर वर्डी दुनिया भर में फैले मोसाद के एजेंट्स, इजराइल के डिप्लोमेट्स को फीलर्स भेजने शुरू कर दिए। मुझे एक मिग-21 की जरूरत है, अपने आंख, नाक, कान खोले रखो। कुछ ही हफ्तों बाद वर्डी को खुशखबरी मिली। साल में पोस्टेड इजराइल दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि वह एक इराकी पायलट को जानते हैं, जिसका नाम शेमेस है, जो उनको मिग-21 डिलीवर कर सकता है। दरअसल शेमेस की बगदाद में एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड थी, जिसके बहन के पति का नाम मुनीर रेठफा था। इराकी एयरफोर्स में पायलट था और मिग-21 ही उड़ाता था। इराकी एयरफोर्स में अपने साथ हो रहे भेदभाव और दुर्व्यवहार की वजह से काफी परेशान रहता था। उसका धीरे धीरे इराक से मन उठता जा रहा था। सेमिश को बताया कि उसको एक कुर्दों के ऐसे गांव के ऊपर बमबारी करने का मिशन दिया गया, जिसमें मर्द नहीं थे, ज्यादातर औरत और बच्चे ही थे। पर न चाहते हुए भी अपने सीनियर के दबाव के आगे उसे ये बमबारी करनी पड़ी। औरतों और बच्चों का खून बहाना पड़ा। इस मिशन के बाद इराक में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता था। रेटफा को मनाने में करीब 1 साल का वक्त लगा। आखिरकार वह मान गया इस ऑपरेशन में काम करने के लिए। अब बात आती है मोसाद के ऑफिसर से मिलने की, और इसके लिए एक शहर को चुना गया। रेटफा अपनी बीवी की बीमारी का बहाना बनाकर इराकी एयरफोर्स से एथेंस जाने की परमिशन ले लेता है। एथेंस पहुंचकर रेटफा इजरायली एयरफोर्स के ऑफिसर से मिला, जहां उसे एक कोड नेम दिया गया, या हॉल्म, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डायमंड, और इसलिए इस ऑपरेशन को भी ऑपरेशन डायमंड कहा जाता है। मोसाद ने रेटफा से वादा किया कि अगर वो उनको मिग-21 डिलीवर करता है तो वो उनको पैसे देंगे, और साथ ही उसकी पूरी फैमिली को, जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स इराक में है, उनको सुरक्षित इराक से बाहर भी निकालेंगे। एक दिन के सोच विचार के बाद रेटफा ने हाँ कर दिया। फिर उसे रोम के रास्ते से इजराइल के तेल अवीव ले जाया गया, जहां रेटफा ने 24 घंटे बिताए और उसे ऑपरेशन की सारी डिटेल्स और सीक्रेट कोड समझाए गए। ऑपरेशन की सारी बारीकियां समझने के बाद रेटफा एथेंस के लिए रवाना हो गया और वहां से बगदाद के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ ली, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए।
रेटफा बगदाद पहुंच चुका था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। तभी रेटफा ने एक ऐसी गलती की जो पूरे मिशन के किए किराए पर पानी फेर सकता था। थोड़े से पैसों के लालच में रेटफा अपने घर के सारे फर्नीचर को एक साथ बेचना शुरू कर देता है। इससे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद टेंशन में आ जाती है। मोसाद को लगता है कि एक इराकी पायलट की अपने सारे फर्नीचर को एक साथ बेचने की यह घटना इराकी इंटेलिजेंस एजेंसी मुखाबरात से नहीं चूक सकती और रेटफा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा फर्नीचर बिक गया। किसी को रेटफा पर शक भी नहीं हुआ। इसके बाद एक रात रेटफा के फैमिली मेंबर को दूर पहाड़ों में ले जाया गया, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टर्किश बॉर्डर क्रॉस करके टर्की में लैंड करा दिया गया। लैंड होते ही रेटफा को मोसाद ने रेडियो कॉल पर मैसेज भेजा, तुम्हारी बहन ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। यह सिग्नल था कि तुम्हारी फैमिली को सही सलामत इराक से बाहर निकाल दिया गया है। अब तुम भी अपना काम पूरा करो। 19 जुलाई 1966 को मुनीर रेटफा ने अपने मिग-21 में टेक ऑफ किया और इजराइल की तरफ उड़ान भरनी शुरू कर दी। इजराइल एयरफोर्स के कमांडर ने अपने सारे स्टेशन को क्लियर ऑर्डर दे रखे थे कि आज किसी भी दुश्मन देश के विमान को देखते हो तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। इजराइल एयरफोर्स के कमांडर ने 3 ऐसे पायलट को रिक्रूट किया था जो मिग-21 को एस्कॉर्ट कर सके। जैसे ही रेटफा इजरायली एयरस्पेस में प्रवेश किया, तीनों इजरायली प्लेन उसके पीछे आ गए और उसे एस्कॉर्ट करने लगे। प्रवेश करते ही उसने अपने प्लेन के पंखों को दाहिनी तरफ झुकाना शुरू कर दिया, जो कि सिग्नल था, इस बात का संकेत था कि वह मैत्रीपूर्ण इरादे से आ रहा है। बगदाद से उड़ान भरने के 65 मिनट बाद रेटफा इजराइल के हॉट्जोर हवाई अड्डे पर उतर जाता है, जिस मिग-21 को उस जमाने में सोवियत शास्त्रागार का बेशकीमती विमान माना जाता था और जिसे पश्चिम वायुसेना के लिए एक मुख्य खतरे की तरह देखा जाता था, वह अब इजराइल के हाथों में था। कुछ देर बाद रेटफा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाया गया। प्रेस को दिए गए बयान में उसने इराक में ईसाइयों की उत्पीड़न, कुर्दों पर बमबारी और स्वयं अपने पाला बदलने की वजह के बारे में खुलकर बयान दिया। मिग-21 की खुफिया ऑपरेशन की खबर दुनिया भर के अखबार हेडलाइन खबर सुर्खियों में प्रकाशित हुई। अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि इजराइल की जासूसों ने इराक का मिग-21 चुरा लिया है। अमेरिका जल्द ही विमान का अध्ययन करने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन इजराइल ने उन्हें मना कर दिया। मिग-21 के आसपास भी फटकने नहीं दिया और शर्त रख दी, यह तभी मुमकिन होगा जब अमेरिका सोवियत संघ के नए विमान सैम 2 के बारे में फाइल देगा। और भी जासूसी कहानी देखने के लिए इस पेज को फॉलो करें।